Hello everyone, welcome to my YouTube channel Guidance by Suresh Chaudhary। सीट भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। जिन्होंने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए सीट भी वैकेंसी काफ़ी जल्दी निकाल रहा है, तो वापस एग्ज़ाम आ जाएगा। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे RBI KYC मास्टर डायरेक्शन 2016। आप इस डायरेक्शन को डाउनलोड कर लीजिए RBI की वेबसाइट से और उसे पढ़ लीजिए। और मैंने अपने नोट्स में कुछ समरी बनाई है इसकी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर लिया लगभग। तो जो भी आएगा शायद इसमें से आ जाएगा, फिर भी आप एक बार जो मेन सर्कुलर है उसको खुद से रीड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट से बनाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है इस सर्कुलर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पर्पज़ है RBI KYC मास्टर डायरेक्शन 2016। इसका पर्पज़ है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग and terror financing, and to ensure integrity and stability of system of our financial system। अब इंटरनेशनली जो है ये सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल कौन करता है? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो 1989 में स्टेब्लिश की गई थी। और इंडिया में PML एक्ट आया 2002, और अनदर एक्ट आया PML मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल 2005, एंड अनदर एक्ट इज FEMA 1999 रूल्स। तो जो भी सर्कुलर है इसके इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाया गया है। अब हम एक टर्म आता है इसमें बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? इसके लिए जो पर्सन सर्टेन परसेंटेज ऑफ कंपनी का स्टेक होल्ड करता है या वहाँ कंट्रोल होल्ड करता है उसे हम बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। तो अगर कंपनी है तो उसमें बेनिफिशियल ओनर वो पर्सन होगा हु हैव कंट्रोल और कंट्रोलिंग ओनरशिप। कंट्रोलिंग ओनरशिप किसे कहते हैं? मोर देन 10% शेयर। दिस इज मोर देन 10%, नॉट इक्वल टू 10%। एंड कंट्रोल किसे कहते हैं? द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस बाय राइट और एग्रीमेंट्स। अब बेनिफिशियल ओनर पार्टनरशिप फर्म में कौन होता है? वन हु होल्ड्स मोर देन 10% प्रॉफिट और कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप और हु एक्सरसाइज द कंट्रोल। पार्टनरशिप में वो बेनिफिशियल ओनर हो जाएगा। नाउ अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और एसोसिएशन जो होगी उसमें कौन बेनिफिशियल ओनर होगा? इसका हमारा परसेंटेज डिफरेंट है। मोर देन 15% ऑफ प्रॉपर्टी और कैपिटल और प्रॉफिट जो होल्ड करेगा वो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या एसोसिएशन में बेनिफिशियल ओनर होगा। अनदर है ट्रस्ट। ट्रस्ट में बेनिफिशियल ओनर विल होल्ड मोर देन 10% इंटरेस्ट। नाउ एक आता है इसमें सर्टिफाइड कॉपी ऑफ NRI PIO। NRI या PIO है वो जो अपनी कॉपी जमा करेंगे डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई कौन कौन कर सकता है? तो इसमें एक है ऑथोराइज ऑफिशियल्स ऑफ ओवरसीज ब्रांच ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक रजिस्टर्ड इन इंडिया। इंडिया की जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनकी जो बाहर ब्रांचेस है वो इसे कर सकती है ऑथोराइज। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक्स विद होम इंडियन बैंक से रिलेशनशिप। जो ब्रांचेस फॉरेन बैंक की बाहर है और इंडियन बैंक के उनके साथ रिलेशनशिप्स है तो उनको भी अलाउ किया जाता है कि वो सर्टिफाई कर सकती है PIO या NRIs की डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ को। और अनदर इज पब्लिक नोटरी अब्रॉड, फोर्थ इज कोर्ट मजिस्ट्रेट, फिफ्थ इज जज, एंड सिक्स्थ इज इंडियन एम्बेसी और कंसुलेट जनरल इन ए कंट्री ऑफ रेसिडेंस। जहाँ NRI PIO रह रहे हैं वहाँ जो इंडियन एम्बेसी है या कंसुलेट जनरल है वो भी इनकी डॉक्यूमेंट की कॉपी को सर्टिफाई कर सकते हैं। अनदर टर्म इज डेसिग्नेटेड डायरेक्टर। तो डेसिग्नेटेड डायरेक्टर कौन होता है? ये भी कंपनी पार्टनरशिप प्रोप्राइटर ट्रस्ट इन सब में अलग अलग है। कंपनी में जो MD या फिर होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो डेसिग्नेटेड डायरेक्टर्स होते हैं। तो पार्टनरशिप में कौन होता है? जो मैनेजिंग पार्टनर होता है वो डेसिग्नेटेड डायरेक्टर होता है। तो जो मैनेज करता है सारा अफेयर बिजनेस का पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स में से जो करेगा वो हो जाएगा। प्रोप्राइटर में तो प्रोप्राइटर खुद ही होगा डेसिग्नेटेड डायरेक्टर। ट्रस्ट में डेसिग्नेटेड डायरेक्टर होता है मैनेजिंग ट्रस्टी। जो ट्रस्टीज को मैनेज करता है, मैनेजिंग अफेयर्स देखता है, वो ट्रस्ट में डेसिग्नेटेड डायरेक्टर हो जाएगा। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बॉडी जो है उसमें द पर्सन हु कंट्रोल और मैनेज द अफेयर्स ऑफ द एंटाइटी विल बी द डेसिग्नेटेड डायरेक्टर। इन RRBs and cooperative bank, the person who hold position at senior most or equivalent position
will be designated director. Now another term is digital KYC. Digital KYC में क्या इंक्लूड होता है? लाइव फोटो, OVD, एटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ लोकेशन, जहाँ पर्सन जो KYC करवा रहा है उसकी करंट जो लॉन्गिट्यूड एंड एटीट्यूड रिकॉर्ड किए जाते हैं. अनदर टर्म इन द सर्कुलर इज KYC आइडेंटिफायर. KYC आइडेंटिफायर क्या होता है? ये नंबर होता है जो CKYCR सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री जो मेंटेन करती है, वो एक नंबर देती है हर कस्टमर्स को, KYC आइडेंटिफायर. दिस इज नो योर क्लाइंट आइडेंटिफायर. पहले यहाँ कस्टमर था नो योर कस्टमर, अब उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया वर्ड नो योर क्लाइंट आइडेंटिफायर. और उसका ध्यान रखना KYC का मतलब चेंज हो गया. अब अनदर इज OVD. OVD मीन्स कौन कौन से ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो बैंक लेता है पर्सन की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए. सिर्फ आइडेंटिटी के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं है. तो OVD जो आइडेंटिटी के लिए चाहिए वो है पासपोर्ट, DL, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार कार्ड, वोटर ID बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जॉब कार्ड ऑफ नरेगा साइन बाय गवर्नमेंट ऑफिसर, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. अब एड्रेस प्रूफ के लिए हम क्या दे सकते हैं? एड्रेस प्रूफ के लिए हम ये अबाउट डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं. और अगर हमारा इन डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस करंट अपडेट नहीं है, अगर ऊपर के डॉक्यूमेंट में एड्रेस हमारा करंट नहीं है, तो हम करंट एड्रेस के लिए जो है यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, नॉट मोर देन 2 मंथ ओल्ड. प्रॉपर्टी या म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट दे सकते हैं. हम PPO दे सकते हैं. पेंशन पेइंग ऑर्डर जो पेंशनर्स होते हैं वो अपना PPO जमा कर सकते हैं. अकोमोडेशन अलॉटमेंट वो सबमिट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय जिनको अकोमोडेशन अलॉट किया गया है उनके एम्प्लॉयर द्वारा. इसके अलावा हम जो भी हम OVD सबमिट करेंगे, इसके जो भी हम ये प्रूफ सबमिट करेंगे एड्रेस के, सबमिट करने के 3 महीने के अंदर हमें अपने OVD में एड्रेस अपडेट करा के बैंक को अपना OVD सबमिट करना है. जो ऊपर लिस्ट है इसमें 6 डॉक्यूमेंट्स थे, उनमें से कोई एक सबमिट कराना है अपडेटेड एड्रेस है. वो टाइम हमें मिलता है 3 महीनों का. और जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन ज्यूरिडिक्शन, एम्बेसी और मिशन इन इंडिया, उनकी जो गवर्नमेंट है या फिर उनकी एम्बेसी है इंडिया में, वहाँ से वो अपना एड्रेस प्रूफ देंगे. अनदर टर्म इसमें है सर्कुलर में हुआ है प्रिंसिपल ऑफिसर. प्रिंसिपल ऑफिसर क्या होता है? ही इज एन ऑफिसर ऑफ मैनेजमेंट लेवल नॉमिनेटेड बाय द रेगुलेटेड एंटाइटी, यानी जो बैंक एनबीएफसी जो अपना प्रिंसिपल ऑफिसर नॉमिनेट करेंगे. रिस्पॉन्सिबल टू फर्निश इंफॉर्मेशन एज पर रूल 8. जो रूल 8 है अपना सर्कुलर का, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो इनको फर्निश करनी है. और इनका मेन काम क्या होता है? टू एंश्योर कंप्लाइंस, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इनका शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज. जैसे कि और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अलावा ये अपने सबमिट करते हैं ये FIU-IND को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND एंड RBI को भी सबमिट करना पड़ता है. अनदर इज डेसिग्नेटेड डायरेक्टर. डेसिग्नेटेड डायरेक्टर क्या होता है? फॉर रेगुलेटेड एंटाइटी designated by RE to ensure overall compliance with obligations imposed under PMLA Act Chapter 4. जो PMLA Act के Chapter 4 के अंदर जो obligations हैं वो designated directors के, वो इन्हें पूरे करने हैं. और designated director का nomination कौन करता है? जो बोर्ड होता है बैंक का वो करता है. उसके नेम, एड्रेस FIU-IND और RBI को शेयर करने होते हैं. और प्रिंसिपल ऑफिसर जो अबाउ ऊपर था इसमें, वो डेसिग्नेटेड डायरेक्टर नहीं हो सकता है. अब डेसिग्नेटेड डायरेक्टर का मेन पर्पस क्या है? PMLA कंप्लायंस कौन करेगा? डेसिग्नेटेड डायरेक्टर करेगा. ये मैंने यहाँ लिख कर रखा है. अब नेक्स्ट है CRS यानी कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ये बैंक के स्टैंडर्ड्स RBI ने स्टैंडर्ड्स बनाए होंगे कि सबको रिपोर्टिंग इस फॉर्मेट में करनी है. अनदर टर्म कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग. कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग मतलब एक बैंक जब दूसरे बैंक को सर्विस देता है तो उस बैंक का कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बन जाता है. तो सर्विस बाय वन बैंक यानी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक
जो अनदर बैंक को सर्विस देगा, यानी रिस्पोंडेंट बैंक, जिसको सर्विस देगा वो रिस्पोंडेंट बैंक कहलाएगा। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि करस्पॉन्डेंट बैंक कौन सा होता है और रिस्पोंडेंट बैंक कौन सा होता है। जो बैंक सर्विस देता है वो करस्पॉन्डेंट बैंक हो गया, जो सर्विस रिसीव करेगा वो रिस्पोंडेंट बैंक हो गया। ना फटका, फटका क्या यूएसए का है, फॉरेन अकाउंट। तो फटका है वो यूएसए के लिए है, ताकि वो जो टैक्स है यूएस सिटीजन्स का वो रिपोर्ट कर सके। अब नाउ देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी पॉलिसी। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो दीज आर 4 की एलिमेंट्स। तो एग्जाम में आ सकता है कि 5 ऑप्शन दे देगा और इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है। हम पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट पॉलिसी। रिस्क असेसमेंट पॉलिसी क्या है? रिस्क असेसमेंट पॉलिसी बनाएगा बाय बोर्ड और एनी कमेटी ऑफ द बोर्ड। ये पॉलिसी बनाना काम किसका? बोर्ड या कोई कमेटी होगी बोर्ड की, वो बनाएगी। और ये रिस्क असेसमेंट पॉलिसी का रिव्यू कितना होगा? 1 से ईयर होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि इस पॉलिसी का रिव्यू कितना होता है? 1 से ईयर मिनिमम होना चाहिए। और ये पॉलिसी जो फॉलो करती है रिस्क बेस्ड अप्रोच। अब इस केवाईसी पॉलिसी का कंप्लाइंस करवाना किसका काम है? वो है सीनियर मैनेजमेंट का। तो एग्जाम में ये पूछता है कि बनाना किसका काम है? तो रिस्क बोर्ड का काम है। और कंप्लाइंस करवाना किसका काम है? तो ये सीनियर मैनेजमेंट का काम है कंप्लाइंस को चेक करना। हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो 4 के एलिमेंट्स थे उनके एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में आरइज विल फ्रेम कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। सारे जो बैंक या एनबीएफसी होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो अपना अपना पॉलिसी फ्रेम करेगी। तो ये पूछेगी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी कौन फ्रेम करता है? बोर्ड करता है या बैंक करते हैं? तो इसका आंसर बैंक होगा। नेक्स्ट है CDD, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एट यूसीआईसी लेवल। यूसीआईसी लेवल मतलब यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर कोड या फिर यूनिक कस्टमर आइडेंटिफायर कोड। तो ये कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होगा वो कस्टमर, जैसे बैंक में होता है CIF नंबर होता है कस्टमर नंबर, तो उस लेवल पे होगा। अगर एक ने कस्टमर नंबर कर दिया तो सारे अकाउंट का बार बार ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ RE suspect money laundering and customer due diligence can tip off the customer, then regulated entity shall not pursue customer due diligence and file STR with FIU। कोई कस्टमर हमारे पास अकाउंट खुलवाने आता है और हमें लगता है कि अगर हम उसका ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे कस्टमर थोड़ा चौकन्ना हो जाएगा, और वो कस्टमर थोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ भी है। तो ऐसे में हमें उसकी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को उस समय स्टॉप कर देना है ताकि उसे भनक न लगे, और फिर STR फाइल करनी है FIU आइडेंटिटी के साथ। चैप्टर 4 है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। रिस्क, ये पॉलिसी लगभग आपको पता होगी, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। और नेक्स्ट है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर किस तरीके से होता है या किन किन केस में हमें करना है? वो है द कमेंसमेंट ऑफ अकाउंट बेस्ड रिलेशन। जब अकाउंट खोलना होगा तब हम ये करेंगे। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशन फॉर नॉन अकाउंट होल्डर। कोई नॉन अकाउंट होल्डर अगर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करता है तो उसका भी हमें कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डाउट ऑन ऑथेंटिसिटी। जब भी हमें कस्टमर की ऑथेंटिसिटी पर डाउट हो तब उसका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर करना पड़ेगा, यानी CIP करना है। सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट तो भी करना है। ट्रांजेक्शन फॉर नॉन अकाउंट कस्टमर्स ओके वेयर अमाउंट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 50,000 और इस ट्रांजेक्शन आर कनेक्टेड इन स्मॉल अमाउंट्स। यानी कोई कस्टमर या तो 50,000 या उससे ऊपर अगर नॉन बैंक कस्टमर आता है ट्रांजेक्शन करने, तो उसका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर करना है। या फिर हमें ऐसा लगे कि कोई कस्टमर छोटे छोटे अमाउंट करके बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उसका भी हमें कस्टमर CIP करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन अकाउंट। मतलब अकाउंट ओपन करने के लिए अब RBI ने इंट्रोडक्शन, जो पहले होता था कि कोई आएगा वो आपको बताएगा कि ये हमारी जान पहचान का है, तो वो नहीं करना है। अभी रिक्वायरमेंट उसकी हटा दी गई है। तो इस वीडियो में मैं
इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा KYC का पार्ट 2, तो उसमें मैं आगे का एक्सप्लेन कर दूँगा और आपको इन्हीं में से याद करना है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में आएगा इनमें से ही आ जाएगा।